नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे हम द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, वो भी इफेक्टिव टाइम में। सबसे पहली जो न्यूज है वो है बेंगलुरु रीजन से। वहां पे 41 ईयर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अप्रैल में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके अनुसार जो 0 mm की रेनफॉल दर्ज किया गया है। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि लास्ट टाइम ऐसा 41 ईयर पहले यानी 1983 में हुआ था कि जब बेंगलुरु रीजन हो वहां पे बिल्कुल भी रेनफॉल ना हो इन अप्रैल मंथ, अप्रैल के महीने में बिल्कुल भी रेनफॉल ना देखी जाए। ऐसा आज से 41 ईयर पहले हुआ था और अभी करंटली हुआ है 2000, हम बात कर रहे हैं करंट अप्रैल महीने में। तो ऐसा क्यों हुआ है, उसके लिए हमको जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार जो ये स्टार्टिंग ईयर है, लास्ट ईयर हम बात करें रेनफॉल में, तो वो अल नीनो ईयर था। अल नीनो ईयर था। अल नीनो को बेसिक में आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लो लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में फॉर्मेशन होता है, वो लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट ना होके जो दक्षिण अमेरिका है वहां के पेरू रीजन में डेवलप होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल होनी चाहिए थी वो नहीं होती, और यहाँ पे हीट में, गर्मियों में बढ़ोतरी होती है। तो एक ये मेन रीजन है जिसके वजह से ये हम देखा जा रहा है। और दूसरा, धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे बढ़ रहा है, ऐसा अल नीनो है वो वीक हो रहा है और ला नीनो है वो इफेक्टिव हो रहा है। तो इस कारणों की वजह से जो बेंगलुरु में रेनफॉल की कमी देखी जा रही है, इसके दुष्परिणाम की हम बात करें तो बेंगलुरु में पहले से ही जो ड्रिंकिंग वाटर है उनकी समस्या है, और इस तरीके से रेनफॉल ना होने की वजह से ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी हमको समस्या देखने को मिलेगी। तो ये है फर्स्ट न्यूज। इसके अलावा हम बात करें तो एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो 50 ईयर कंप्लीट हुए हैं, इसमें एक मेन बॉडी आपको याद रखनी है, वो है एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। जहाँ पे हमें हमें काफी सारे जो बीमारियां हैं उनके लिए हमने क्या किया, वैक्सीन डेवलप किए। उसमें से बच्चों को जैसे ही जन्म होता है उनके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट में भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। वहां पे जो रेबीज है, कोलेरा है, टाइफॉइड है, इन सभी की वैक्सीन हम देते आ रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। इससे हम क्या, ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हमको बेनिफिट क्या मिलता है, तो हमारे जो बच्चे हैं, उनको जो शुरुआती दिनों में ही जो इन्फेक्शन होता था वो नहीं होता है, और उनसे उनकी जो फिजिकल मेंटल हेल्थ में जो इश्यू आ रहे थे वो कम आएंगे। इससे हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कम होंगे, और वो हमारे बेनिफिशियल में है। तो इसका रिकग्निशन बराबर यूनिसेफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन के प्रोग्राम में भी है। इसके सबसे बड़ा रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलता है, जो पोलियो है वो वैक्सीनेशन से हमने पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया है, नाबूद कर दिया। और ये हम कहाँ पे काम कर सकते हैं, ये हम यूज कर सकते हैं जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में, जहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा जाएगा। वहाँ पे अम्ब्रेला स्कीम के तहत हम सभी बच्चों को इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन जो है प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये आएगा साइंस इन टेक में, हेल्थ हेल्थ में डिजीज डिजीज के लिए गवर्नमेंट अभी क्या इनिशिएटिव ले रही है, और जीएस पेपर 2 में हम इसको गवर्नेंस के साथ भी इसको हम जोड़ सकते हैं। और एक और और भी हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। इसमें काफी लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि बच्चों को जो भी वैक्सीन है वो फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें वही बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं जो जिसकी बर्थ हॉस्पिटल में हुई है, बराबर। हम काफी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी डिलीवरी बराबर घर पे या गांव में होते हैं, वहां पे ये सब सुविधा अवेलेबल नहीं होते। तो जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं उनको वहां तक जाना पड़ सकता है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनके इम्प्रेसमेंट के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। उनकी डिस्कशन हम कभी कोई दूसरे टॉपिक में देखेंगे। अभी फिलहाल वहाँ पे अपडेट में जाने की जरूरत है नहीं। लिकर पॉलिसी को लेके आप जानते हैं दिल्ली के सीएम है उनको जेल हुई है। दूसरी यहाँ पे टेंशन की बात है, यूएस और चाइना को उसको डिस्कशन किया गया है क्या क्या डिफरेंस है और क्यों उनको साथ में लेकर चलना जाए। इसी डिस्कशन में इतना ही शॉर्ट में आप याद रखिए कि चाइना है वो रशिया को सपोर्ट करता है, और यूएस के लिए ये अच्छी बात नहीं है, स्पेशल है।
तो वो चाहते हैं कि भाई जो ट्रेड में भी यूएस और चाइना ट्रेड वॉर चलता है, जिसको हम न्यू कोल्ड वॉर के फिनोमिना से जानते हैं, तो उसमें टेंशन कम हो और ट्रेड बढ़े यूएस और चाइना का। इसके लिए जरूरी है यूएस को चाइना सपोर्ट करे, ना कि रशिया को। ठीक है। और चाइना रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो वर्ल्ड में बाइपोलर बनाना चाहते हैं। क्योंकि चाइना ऐसा है कि यूएस से सर था तब तक यूएस रशिया का जो पोल था वो ठीक है। अभी लेटेस्ट पीरियड में हमारा पोल होना चाहिए। ओके। तो वन में वन में तो लेबर डे, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, हम जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है लेबर लॉ को लेके, तो वही चीज को दोहराया गया है और याद किया गया है। और ये हमें उपयोगी है जीएस पेपर 1 में, और जीएस पेपर 2 में, और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म में। बराबर, हम जो वर्कर है उनकी लाइफ में सोशल इकोनॉमिकल स्टेबिलाईजेशन किस तरह कैसे ला सकते हैं, और पॉलिटिकल भी देखेंगे कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कैसे कम करें इंडस्ट्रियलाइज करके, और जो वर्कर है उनकी सेफ्टी को बनाए रख के बैंकिंग सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करके, ताकि जो डिपेंडेंसी है वर्करों की वो कम हो सके। तो यहाँ पे इसी चीज को लेके डिस्कशन किया गया है। और सेम डिस्कशन है फॉर स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर की हम जो चैलेंजेस है, ठीक है, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और स्पेशलाइज यहाँ पे बात किए गए हैं पीएम स्वनिधि, बराबर, पीएम स्वनिधि स्कीम की, जहाँ पे जो भी ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को हम माइक्रो क्रेडिट देंगे, जिससे वो अपना जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सके, और ऑलरेडी कोई स्टार्ट बिजनेस हो तो उसको आगे लेके जा सके, ताकि अपना और परिवार का क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। आगे बात करें टॉपिक को लेके, वन बाय वन जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस रखते हैं वही न्यूज अपने लिए काम की, और उसकी में हम डिस्कशन देखेंगे। बाकी की इंफॉर्मेशन है जो टेम्पररी है और पॉलिटिकल है वो हमारे लिए काम की नहीं है। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो काफी इंफॉर्मेशन ऐसी आ सकती है जो इलेक्शन रिलेटेड है, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड है। अभी ये इंफॉर्मेशन काफी डिस्कस हो रही है और वायरल भी है, वो है एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है। वो कोविशील्ड वैक्सीन को लेके अभी एक न्यूज आपको मिली होगी कि भाई जितने लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन सभी को हार्ट अटैक का खतरा है। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं, और कितनी सही है वो डिस्कशन आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जब कोविशील्ड आई गई थी तभी उसी दौरान इसके सेफ्टी को लेके जो डेटा प्रस्तुत हुए थे, हालांकि वो फुल्ली डेटा थे ही नहीं, ठीक है, वो फुल्ली डेटा नहीं थे, फिर भी ट्राई किया गया था, फिर भी ट्राई किया गया था कि भाई उसकी वैक्सीन हम ले पाए। तो जो भी बाद में रिसर्च हुआ और वहां से हमको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, वो प्रॉब्लम का नाम है टीटीएस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम्स। इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में 3 सेल होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। तो प्लेटलेट की काउंटिंग है वो कम हो जाती है इसके डोज लेने के बाद। इनका क्या रोल होता है? इनका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर हम हमें कोई भी चीज लग जाए और हमारी जो वेसल्स, आर्टरीज या वेन है वो कट जाए तो वहां से खून निकलेगा, तो वो खून को रोकने का काम ये करती है। तो वो नहीं कर पाएंगे। और इसका दूसरा एक ड्रॉबैक ये देखा गया, ये ब्लड क्लोटिंग भी करती है। इससे क्या होता है, ब्लड क्लोट हो जाए हमारे कोई भी वेसल्स में, ओके, तो ब्लॉक क्रिएट करेगी, और इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगा, इससे हमें प्रॉब्लम होगा हार्ट अटैक का, ठीक है। तो भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डेवलपमेंट का काम किसने किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। अभी ये दिक्कत जैसे ही सामने आई तो हमें, बराबर, हर भारतीय ने कोविशील्ड लिया था। तो इसमें मैं 2 बात और ऐड करना चाहता हूँ जो क्लैरिटी यहाँ पे दी है, वो है 21 डे, ठीक है, बनने के बाद 21 डे में इसको लिया गया है एज अ फर्स्ट डोज। तब दिक्कत है दूसरी, इन पेशेंट को माइग्रेन माइग्रेन होगा, सर दर्द होगा, और वो ऐसा सर दर्द होगा कि पेन किलर से भी वो खत्म होगा नहीं। दूसरा, पैरों में सूजन। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप इसके एक्शन, आप इसके बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके खुद को पहले से ही इसके लिए स्वस्थ कर सकते हैं। और मान लो ये प्रॉब्लम है भी और नहीं भी, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, चलिए, दौड़िए, और हार्ट को इफेक्टिव रखें, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा कि भाई मान लो अगर कोई भी प्रॉब्लम से, अगर
प्लेटलेट कम भी हुए हैं तो वो फिर से बढ़ जाए उसका काउंटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो निकल जाए। अगर ये डिजीज हुआ है तब की बात है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइज आपको वैसे भी करनी है, और आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े, फैट बढ़े। ठीक है, कहाँ पे, बॉडी में। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख के क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे बात किए गए 8 कोर सेक्टर में अभी जो मार्च का डेटा आया है वो यहाँ पे डिस्कस किया हो, जो स्लाइड 5.2% लेस है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। ठीक है। तो इसमें आपको सबसे अधिक जो चीजें पता होनी चाहिए वो है कि हमारा जो 8 कोर सेक्टर है वो हमारे 40%, ठीक है, 40% एरिया का उसमें से रिन्यूअल आता है। कोर के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ये हमारी कोर यानी मूल बेस है जिसके ऊपर ये अपनी पूरी इकोनॉमी स्टेबल होती है। उसमें है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एनर्जी, ठीक है, एनर्जी और सीमेंट जो है, एनर्जी और सीमेंट है, इसकी डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट और एनर्जी है उसकी डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, और फर्टिलाइजर में भी बढ़ोतरी हुई है डिमांड में। ठीक है। फर्टिलाइजर में बढ़ोतरी का जो कारण है वो है गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम। इससे फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर की जो प्राइस है वो नीचे जाती है, और हमारे जो फार्मर है, ठीक है, वो काफी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं इसके। और मेनली सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, जितना हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होगी, और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सरकार गवर्नमेंट अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो इन सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे जो सेक्टर है वो डाउन है, रिसेशन फेज फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम मेजर कहाँ पे करते हैं, ये सारी चीजें मेजर करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये टॉपिक आएगा जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी में। ठीक है। जैसे इसके और ज्यादा अपडेट आएंगे हम इसका और डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्टिलाइजर में डिमांड और सीमेंट की डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी में जो डिमांड है उसकी हमने डिस्कशन की। फर्टिलाइजर की डिमांड टेम्पररी होती है, जब भी हम मानसून सीजन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसकी डिमांड पिक पिक पे होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो ये डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। इंटरनेशनल न्यूज में जनरल डिस्कशन है। तो आज के करंट अफेयर में यही सारी इंफॉर्मेशन है जो हमको जाननी चाहिए थी। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको, जो भी इंफॉर्मेशन कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट न्यूज में करेंगे। डेली एनालिसिस का जो टाइम रहेगा वो रहेगा शाम के 5 बजे, करंट अफेयर, ठीक है, हिंदी में। तो जो भी बच्चे अ, हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के द हिंदू एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम।